ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। पुरानी हवेली का राज। आजमगढ़ गांव में एक जमींदार का घर था जो 200 साल से जंगल के बीचों बीच खड़ा है। एक समय में आजमगढ़ गांव बहुत ही समृद्ध था, लेकिन महामारी बीमारी फैलने की वजह से रातों रात वो गांव खाली हो जाता है। गांव वालों के साथ ही जमींदार के वंश के सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। बस वो घर ही वहां अकेला रह जाता है, जिसके साथ आज भी एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। अब वहाँ सिर्फ कुत्ता और कौवा ही दिखाई पड़ते हैं। रविवार के दिन सुबह के समय गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विदेशी गाड़ी आकर रुकती है और ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और उस गाड़ी से एक 30 से 35 साल का नौजवान उतर कर आता है, जिसका नाम था अशोक कुमार सिंह। उसके साथ उसका वकील मनोज खोसले। गांव के मुखिया से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अशोक ही उस जमींदार के वंश का अंतिम जीवित उत्तराधिकारी है। उसे 200 साल पुराने इस घर के बारे में पता चला था, इसीलिए वो विदेश से आजमगढ़ आया ताकि वो अपनी सारी पुरानी संपत्ति को बेचकर उनसे पैसे प्राप्त कर सके। उन लोगों के पास जो नक्शा था उसे साफ पता चल रहा था कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के और भी 10 गांव की सारी संपत्ति के मालिक वो ही थे। गांव की सारी संपत्ति का मालिक आजमगढ़ के जमींदार का वो आखिरी उत्तराधिकारी था, जिससे लोग उससे नाराज थे क्योंकि उनकी मेहनत से बनाए हुए घर द्वारा और खेत जमींदार का वो आखिरी उत्तराधिकारी हड़प लेगा। ये सुनकर गांव के सभी लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ अशोक ये सोचता है वो इतनी दूर आया ही है तो क्यों ना अपने पुश्तैनी घर को भी देख ले, क्योंकि दोबारा फिर कभी वो आएगा या नहीं ये तय नहीं था। इसी वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा गाँव वालों ने उसे मना किया और उसे कहने लगे कि वहाँ ना जाए। लेकिन कौन जानता था कि आखिर क्यों। अशोक कुमार सिंह वंश का आखिरी उत्तराधिकारी अशोक सिंह अपने उस पुश्तैनी घर की तरफ आखिर क्यों बढ़ता चला जा रहा था। वे लोग एक दरवाजे के सामने आकर रुकते हैं और वो दरवाजा लोहे का था जिसमें जंग लगी हुई थी। अशोक के पैर जैसे ही उस घर के आंगन में पड़े वैसे ही वहाँ के सारे पक्षी कोलाहल मचाने लगते हैं। अचानक ही वहाँ आंधी उठती है। वकील डरकर 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, सर आज इस घर में नहीं जाते हैं, दूसरे दिन हम लोग कुछ लोगों के साथ यहाँ जाएंगे। वकील साहब आपकी उम्र हो गई है, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आखिर सुबह के समय आपको घर की कौन सी चीज से डर लग रहा है बताइए जरा। और वैसे भी ये हमारे पूर्वजों का घर है, इतनी दूर आकर मैं ये ना देखूं कि आखिर हमारे वंश की क्या गरिमा थी। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाहर ही खड़े रहिए। आपको डर नहीं लगता? लेकिन यहाँ का आसपास का माहौल देख रहे हैं, कैसे पशु पक्षी कर रहे हैं और एकदम से आंधी भी कैसे आ गई। गाँव में तो इतना शांत माहौल था, मुझे इसी सबसे डर लग रहा है। आप ही जाइए, मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ। इतना कहकर वकील बाहर ही खड़ा रह जाता है और अशोक घर की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा हल्के हाथ से छूता है वो दरवाजा आवाज तक ही खुल जाता है। वो चौंक कर देखता है कि वहाँ पर जरा भी धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। वहाँ की चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ की हर एक चीज को बहुत प्यार से सजा कर रखा है। अशोक कुमार सिंह चिल्लाकर अपने वकील को बुलाता है। वकील साहब आप अंदर आ जाइए, जरा देखिए राज किसे कहते हैं, आखिर अफवाहें फैलती कैसे है, ये आप यहाँ आकर खुद ही समझ जाएंगे। वकील डरते हुए जमींदार के घर के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो भी चौंक जाता है। अरे ये इतना साफ सुथरा घर, लेकिन गाँव वाले तो बता रहे थे यहाँ पर कोई नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ के लोग यहाँ पर आराम से रह सके इसीलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर भूत है ऐसी अफवाह फैलाई है। आइए अब यहाँ आ गया हूँ तो ये सब देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही पुलिस से बात करके सब कुछ किया जा सकता है। वो लोग घर के अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लोग चलते चलते एक दरवाजे के सामने आकर खड़े होते हैं। अचानक ही कमरे के अंदर से घुंघरू के बजने की आवाज आने लगती है। अशोक दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर घुसता है। कौन है इस कमरे में? अरे ये क्या? वो लोग देखते हैं उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। क्या घुंघरू की आवाज आपने भी सुनी थी, है ना? नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। भूत के डर से सिर्फ आपकी आंखें नहीं बल्कि आपके कान भी बंद हो गए हैं। यहाँ इस कमरे में जरूर कोई न कोई राज तो है। जरूर यहाँ पर किसी ने स्पीकर या माइक्रोफोन छिपा कर रखा है जिससे वो लोगों को डरा सके। नहीं, इस तरह मैं अपने पूर्वजों के घर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। साहब ठीक है,
तो हम लोग शहर जाकर, हम लोग नहीं, आप तुरंत ही शहर जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर पुलिस को अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पहरा नहीं दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अकेले यहाँ पर? हाँ, अभी दोपहर है, शाम होने के पहले आप वापस आ जाओगे। यहाँ दिन के समय में किसी बात का डर नहीं है। फिर वकील के जाने के बाद अशोक कमरे में घूम घूम कर देखना शुरू करता है। बड़ी अजीब बात थी, जमींदार के घर के बाकी सभी कमरे साफ सुथरे थे, सिर्फ इसी कमरे में मकड़ी की जाल और धूल मिट्टी थी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग पूरा घर साफ सुथरा रखते हैं और इस कमरे को साफ नहीं करते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या इसी कमरे में कोई राज तो नहीं? अशोक मकड़ी का जाल हटाकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उस कमरे में घुसते ही उसे घुटन सी होने लग जाती है। उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही पुरानी एक नर्तकी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसके बगल में एक और तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन वो पर्दे से ढकी हुई थी। वाह, क्या बात है, ये नर्तकी कितनी सुंदर है। अशोक के इतना कहते ही उस तस्वीर से आवाज आती है, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है और मेरी हवेली है, तुम चले जाओ यहाँ से। अशोक की आवाज सुनकर बहुत डर जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही कमरे का गेट बंद हो जाता है, जिस वजह से अशोक बहुत ही डर जाता है। उदम दबा के घर से बाहर निकलकर गांव की तरफ भागने लगता है। फिर गांव के एक बुजुर्ग से कहता है, बाबा, वो हवेली में एक कमरा, एक तस्वीर है, वो तस्वीर से आवाज आती है और वो कहती है मेरा घर है। मुझे बहुत डर लगा, मैं वहाँ से भाग गया। आप लोग लगता है सच ही कह रहे थे। ये बात लगभग 150 साल पुरानी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने एक रूपा नाम की लड़की को नृत्य के लिए हवेली में लेकर आए थे और उसी का नृत्य हर रोज देखते थे। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस रूपा ने अपने आप को आग लगा ली और उस हवेली में मर गई। तब से वो हवेली में कोई नहीं जाता और अजीब अजीब सी आवाजें आती है। लेकिन तुम तो परदेसी हो, तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? लेकिन बाबा, मैं अंदर गया था, देखा मैंने, पूरा हवेली साफ सुथरा था, लगता था कोई वहाँ पर हर रोज साफ सफाई करता है। यही तो बात बेटा अभी तक किसी को समझ भी नहीं आया है, इसीलिए हम सब उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाते हैं। एक बार तो वो छोड़ देती है, लेकिन दोबारा जो भी जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। अशोक बुजुर्ग आदमी को ऐसा कहते हुए देख सभी गाँव वालों से माफी मांगता है और गांव छोड़कर चला जाता है और फिर कभी लौटकर गांव में नहीं आता है। इसी गांव में सीमा नाम की एक युवती रहती थी। सीमा अकेली रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। गांव के लोग सीमा को डायन समझते थे, क्योंकि वो अक्सर अकेले घूमती रहती थी और किताबें पढ़ती थी। एक रात सीमा जब सो रही थी तो उसे अचानक से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें बहुत धीमी थी, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। सीमा डर गई। उसने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। वो डर के मारे कांपने लगी। अचानक सीमा ने देखा उसकी खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। साया बहुत बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। सीमा चीख पड़ी, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई है, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? प्लीज मेरी मदद करो। सीमा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। सुबह जब सीमा उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन सीमा को पता था कि ये कोई सपना नहीं था। उस दिन के बाद सीमा को हर रात वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और वो काला साया भी दिखाई देता था। सीमा डर के मारे बीमार हो गई। एक दिन सीमा ने गांव के एक घर में जाकर दरवाजा पीटने लगी। कोई अंदर है क्या? दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ कहना है। लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि सभी लोग सीमा को ही डायन मानते थे। इसीलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। ऐसे ही करके सीमा 2-4 घर में जाकर दरवाजा बारी बारी से पीटने लगी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो एक बूढ़े व्यक्ति का दरवाजा जाकर पीटने लगी। आप तो दरवाजा खोलिए दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। गांव का कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दादाजी, आप तो दरवाजा खोलिए। फिर वो बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और सीमा से बोला, बेटी तुम रो मत, बताओ क्या हुआ? दादाजी, गांव के कोई भी व्यक्ति मेरे इतने दरवाजा पीटने पर भी नहीं खोला।
क्या मैं इतनी बुरी हूँ? देखो बेटी, सबका अपना अपना समझ होता है। छोड़ो उन लोगों का क्या है, उन लोगों को जो मन में आता है वही करता है। तुम बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दादाजी, मैं रोज रात को सोने जाती हूँ तो मेरी खिड़की के बाहर एक काला परछाई दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी लगती है और उसकी आंखें भी बहुत चमकती है। इसीलिए मैं एक सप्ताह से ढंग से सो नहीं पाई हूँ और मुझे अब उस घर में जाने से भी डर लगता है। देखो बेटी, जिस घर में तुम अभी रह रही हो वो घर एक भूतिया घर है। कई साल पहले उस घर में एक हत्या हो गई थी और हत्यारे की आत्मा अब भी उस घर में भटक रही है। दादाजी, अगर उस घर में बहुत सालों से भूत है तो फिर मेरे माँ पिताजी उस घर को क्यों खरीदे? बेटा, जब तुम्हारे माँ पिताजी घर खरीदने आए थे तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। जब वो घर खरीद लिए ना, तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो तुम्हारे माँ पिताजी घर बेचने की पूरी कोशिश की, पर किसी ने भी वो घर नहीं खरीदा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, फिर उस घर में तुम हुई। फिर तुम्हारे माँ पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलाकर पूरे घर को बंधवा दिया और कुछ ही महीने बाद तुम्हारे माँ पिताजी का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब लगता है वो जादुई शक्ति खत्म हो गई है, इसी वजह से तुम्हें अब फिर से भूत दिखाई देने लगा है। इतना सब कुछ मेरे माँ पिताजी के साथ हो गया, पर मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। तुम्हें कैसी जानकारी होती जब तुम छोटी थी? जब तुम बड़ी हुई तो कोई भी गांव वालों तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे माँ पिताजी की मरने की वजह तुम्हें मानते हैं। इसी वजह से कोई भी गांव वाले तुम्हारे दरवाजा पीटने पर भी नहीं आए। दादाजी, कोई तो उपाय होगा उस भूत से छुटकारा पाने का। हाँ, गांव से बाहर एक जादूगरनी है जो उस भूत को काबू कर सकती है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। इतना कहकर सीमा और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है। फिर वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जादूगरनी उन दोनों को देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूजा भंग करने की? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी पूजा भंग करने नहीं आया हूँ। मैं तो इस बच्ची की मदद करना चाहता था क्योंकि ये बहुत परेशान है। क्या हुआ है? मैं तुम्हारे और इसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इसके घर में जो भूत है जो रात को बाहर डराता है और ये बच्ची एक सप्ताह से सोई नहीं है और अब तो ये अपने घर जाना भी नहीं चाहती। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। देखो सीमा बेटा, मैं तुम्हें एक ताबीज देती हूँ, इसे तुम हमेशा पहन के रखना और तुम्हें धागा और ये गुड़िया अपने गेट और खिड़की के पास टांग देना और देखना, ऐसे करते ही तुम्हें वो भूत कभी परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस बच्ची की डर को दूर कर दिया। अब मैं चलता हूँ, शाम होने वाला है। शाम होने से पहले इस बच्ची को अपने घर पहुँचकर सभी जगह धागा और गुड़िया भी टांगना होगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति और सीमा दोनों उस गुफा से निकल जाते हैं और बूढ़ा व्यक्ति सीमा से कहता है, बेटी, क्या ये धागा तुम अपने घर में टांग लोगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। दादाजी, आप भी साथ में चलिए ना, आप बताइएगा और मैं सभी जगह धागे और इस गुड़िया को टांग दूंगी। फिर आप अपने घर चले जाइएगा क्योंकि मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। फिर सीमा और बूढ़ा व्यक्ति दोनों साथ में जाते हैं और घर और खिड़की में धागा और गुड़िया टांग देते हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुबह जब सीमा उठी तो उसने महसूस किया कि वो अब डर महसूस नहीं कर रही है। वो काला साया भी गायब हो गया था। सीमा खुशी से झूम उठी। अरे वाह, आज तो एक ही बार में सुबह हो गई और मुझे रात को नींद भी बहुत अच्छी सी आई। मुझे डर भी बिल्कुल नहीं लगा। ये बात मैं जाकर अभी दादाजी को बताती हूँ। इतना कहकर सीमा भागते भागते बूढ़े व्यक्ति के पास गई और कहने लगी, दादाजी, आज काला साया मुझे बिल्कुल नहीं दिखा और मैं पूरी रात बहुत अच्छे से सोई और एक ही नींद में सुबह हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन ध्यान रखना, ये ताबीज अपने गले से नहीं हटाना और घर से वो गुड़िया भी नहीं हटाना। इस बात का खास ध्यान रखना है तुम्हें। लेकिन दादाजी, मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। सीमा पढ़ाई करने के लिए गांव से दूर चली गई। उसने फिर कभी उस भूतिया घर को नहीं देखा, लेकिन वो उस रात की भयानक घटना को कभी नहीं भूली।